बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले लेक्चर का दूसरा पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल। तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास जो एक सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, उनमें हेरिडिटी मटेरियल का काम सिर्फ डीएनए ही कर रहा होता है। तो ये बात हमें कैसे पता चली? तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था कि जिसके बाद एक रिज़ल्ट निकला कि इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होती है, और वो जो इंफॉर्मेशन जाती है वो दूसरे सेल की करैक्टरिस्टिक को भी बदल देती है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चली थी कि इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में जा रही है, लेकिन उसको ले जाने वाला कौन है इसके बारे में कोई आइडिया ना ग्रिफिथ को था। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलियन मैकॉर्टी और मैकलियन और मैकॉर्टी। अब इन तीन साइंटिस्ट ने उस ट्रांसफार्मिंग एजेंट को करेक्टराइज किया। यानी यहाँ बात हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि वो एजेंट जिसने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो काफ़ी अरसे अनडिस्कवर्ड रहा। यानी ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1928 में किए थे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 1944 के अंदर। तो 1944 तकरीबन 16 साल वो जो एजेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है वो अनडिस्कवर्ड रहा। तो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी करेक्टराइजेशन होगी। करेक्टराइजेशन का मतलब है उसके बारे में हमें आइडिया हो गया कि ये वाला एजेंट है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? सबसे पहले तो इन्होंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट रिवाइज किया। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि डेड स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी ली, हमने आसानी के लिए इसको एसएसपी लिखना है, और इसके साथ लाइव रफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। जब इनको माइस में इंजेक्ट करवाया गया तो माइस की डेथ हो गई, और माइस के ब्लड से जब निकाला गया तो आरएसपी की जगह, हालांकि ज़िंदा आरएसपी हैं लेकिन मिले क्या, लाइव एसएसपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेड एसएसपी से कुछ मटेरियल गया जिसने लाइव आरएसपी को डेड एसपी में कन्वर्ट कर दिया। दोनों में फ़र्क क्या था कि इसके ऊपर कोट नहीं था और इसके ऊपर कोट मौजूद है। लेकिन बाद में इसके ऊपर भी क्या, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसके ऊपर भी कोट बन गया। यानी आप ये समझ लें कि ये जो एसएसपी वो भी इसमें शक्ल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि डेटा एसएसपी से जो मटेरियल लाइव आरएसपी में गया और उसने लाइव आरएसपी को यानी रफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी को एसएसपी में कन्वर्ट कर दी, ये कौन सा एजेंट है? सबसे पहले उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डेड एसएसपी लिया और इन्होंने क्या किया कि इस डेड एसएसपी से 1 बाई 1 एक केस के अंदर, केस नंबर 1 के अंदर प्रोटीन रिमूव कर ली, प्रोटीन रिमूव की। दूसरे केस के अंदर आरएनए एंजाइम के ज़रिए से आरएनए रिमूव किया, केस नंबर 2। और तीसरे केस के अंदर डीएनए को रिमूव किया। यानी पहले केस के अंदर डेड एसएसपी लिया, उसे प्रोटीन रिमूव कर ली मिक्सचर बनाने से पहले। फिर दूसरे केस में डेड एसएसपी लिया, उसमें आरएनए रिमूव कर ली। तीसरे केस में डेड एसएसपी लिया, डीएनए रिमूव कर ली। अब ये जो डेड एसएसपी है विदाउट प्रोटीन, डेड एसएसपी विदाउट प्रोटीन, इसको जिंदा आरएसपी के ज़रिए से माइस में इंजेक्ट करवाया तो माइस की डेथ हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटीन, हालांकि उन्होंने 99.5% प्योरिटी प्रोटीन की रिमूव करवाई, इतनी ज़्यादा वो आप कह सकते हैं प्योरिटी हासिल की डेड एसएसपी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद माउस की डेथ हो गई। माउस की डेथ होने का मतलब क्या है कि जो जिंदा आरएसपी, क्योंकि डेड एसएसपी तो आप ब्लड पॉइजनिंग नहीं करवाता, तो जब डेड एसएसपी लाइव एसएसपी में कन्वर्ट होगा फिर माइस की डेथ होगी। तो इसका मतलब है कि डेथ होने का मतलब ये है कि इस केस में भी जो आरएसपी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसएसपी, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। उसके बाद आरएनए को रिमूव करने के बाद वो जो डेड एसएसपी हासिल हुआ उसको आरएसपी लाइव के साथ, और उसके बाद इसको माइस में इंजेक्ट करवाया गया और माइस की डेथ हो गई। तो इसका मतलब यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई।
अब उसके बाद जब डीएनए को रिमूव करवाया गया तो डेड जमा लाइव आरएसपी, उसके बाद जब माइस को दिया गया तो माइस लाइव जिंदा रहा। तो इसका मतलब है कि जब डीएनए का रिमूवल हुआ तो डीएनए के रिमूवल के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही थी यहाँ और इसकी करैक्टरिस्टिक को बदल रही थी डीएनए रिमूव करने के बाद, वो काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पहली दफ़ा एविडेंस मिली कि डीएनए इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन काज करता है। तो इनके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो साइंटिस्ट हमेशा कोशिश करते हैं कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट जब निकले उसकी कन्फर्मेशन लाजमी कीजिए। हो सकता है कि यहाँ जो रिज़ल्ट आया हो वो किसी और वजह से आया हो, ठीक है। लगता तो ऐसा कि डीएनए की वजह से ये रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन हो सकता है बाद दफ़ा कोई पैरेलल ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया हो। तो इसलिए दो साइंटिस्ट आए, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने, इन्होंने एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड की एवरीज कंक्लूजन। जो एवरी साइंटिस्ट था और उसके कोलीग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकाला था कि डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए जो एक इजाफी सबूत दिया वो मार्था चेज और अल्फ्रेड हर्शे ने दिया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज में और एक्सपेरिमेंट तकरीबन 8 साल बाद किया 1952 के अंदर। हमें पता है ये बैक्टीरियोफेज के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ा है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज ये वायरसेस हैं ना कि बैक्टीरिया है। और जिस कैटेगरी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो T2 फेजेस थी। अच्छा, वायरसेस के बारे में कहा जाता है दीज आर द न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन है। लेकिन जब हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो इसमें जो बाहर कोट होता है वो प्रोटीन कोट होता है और अंदर हमारे पास डीएनए होता है। अच्छा, प्रोटीन फर्स्ट ईयर में अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें एक बात हमने कही थी ख़ास तौर पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड की जो दो डिफरेंट चेन्स हैं उनको जोड़ने के लिए सल्फ़र इस्तेमाल होता है। यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एक एलिमेंट है सल्फ़र। एक एलिमेंट क्या है? सल्फ़र। और सल्फ़र का जो आम एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। इसी तरह डीएनए की जब हम बात करते हैं तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एक कंपोनेंट है फास्फोरस। न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट फास्फोरस, इसका नॉर्मल वो है 31। अब अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने इन दो एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और फिर ऐसे वायरसेस बनाए जिनमें सल्फ़र रेडियो एक्टिव हो और फास्फोरस भी क्या हो? रेडियो एक्टिव हो। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया? लेबलिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये कैसे की? उन्होंने दो ग्रुप बनाए, दो मीडियम्स लिए। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करता है, यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम था जिसमें बैक्टीरिया थे और जिस मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं उस न्यूट्रिएंट के अंदर ये वाली जो आप कह सकते हैं प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव थी, यानी S35 थी। जो नॉर्मल वो S32 है, जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है वो S35 है। जब इन बैक्टीरिया को प्रोटीन चाहिए होंगी तो प्रोटीन जो मौजूद मीडियम के अंदर है उसके पास सल्फ़र कौन सी है? S35। इसी तरह उन्होंने एक आप कह सकते हैं दूसरा ग्रुप लिया, उसके जो बैक्टीरिया है उसको मीडियम दिया गया जिसमें फास्फोरस 32 थी, यानी रेडियो एक्टिव थी, रेडियो एक्टिव। अब इन बैक्टीरिया को जब भी फास्फोरस चाहिए अपने न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तो वो मीडियम से लेंगे और मीडियम में क्या है? फास्फोरस 32। यानी इन शॉर्ट इन बैक्टीरिया के पास जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो S35 रेडियो एक्टिव प्रोटीन होंगी और यहाँ आप कह सकते हैं जो डीएनए वगैरह बन रहा है वो रेडियो एक्टिव यानी फास्फोरस 32 रखता होगा।
अच्छा, जब बैक्टीरियोफेज को इसके ऊपर यानी अटैक करवाया गया नॉर्मल को, जाहिर बात है बैक्टीरियोफेज ने अपनी दोनों चीज़ें बनवानी है बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया के पास जो प्रोटीन है वो S35 है, इस ग्रुप के बैक्टीरिया के पास जो फास्फोरस है वो 32 है। जब बैक्टीरियोफेज अटैक करेंगे तो जाहिर बात है बैक्टीरियोफेज ने प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर से लेनी है। अब उसके पास प्रोटीन है S35, यानी जिसके ऐसी प्रोटीन है जिसके पास सल्फर S35 है, तो बैक्टीरिया ने डीएनए की भी कॉपी बनानी है अपनी, तो उसके लिए जो फास्फोरस लेगा वो बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया के पास कौन सी है, फास्फोरस 32। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जब नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे इस केस के अंदर, तो उन बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन होगी उसके पास सल्फर 35 होगी। तो ग्रुप 1 को ग्रो करवाया गया ऐसे मीडियम में जिसके पास S35 थी, और S35 जो रेडियो एक्टिव सल्फर इज कारपोरेटेड इन द प्रोटीन ऑफ ग्रोइंग फेज। तो इस ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज आए उनमें नॉर्मल डीएनए था, बल्कि हम इसको करते हैं जो रेडियो एक्टिविटी को रेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, रेड से। और उनके अंदर नॉर्मल डीएनए था क्योंकि फास्फोरस तो यहाँ रेडियो एक्टिव नहीं है। इसी तरह ग्रुप 2 में हम शो करते हैं कि प्रोटीन यहाँ चूँकि नॉर्मल है, सल्फर रेडियो एक्टिव नहीं दिया गया, तो प्रोटीन नॉर्मल है, यहाँ जो डीएनए बनेगा वो रेडियो एक्टिव बनेगा। तो इस तरह लेबलिंग हुई। तो लेबलिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप के एक ग्रुप बनाया गया बैक्टीरियोफेज को, जिसको ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया गया जिसमें सल्फर 35 थी, और जब बैक्टीरियोफेज नए बने तो उसके प्रोटीन के अंदर ये सल्फर इंसर्ट हो गई। अच्छा, दूसरे ग्रुप के अंदर फास्फोरस दिया गया मीडियम को, और मीडियम से जब बैक्टीरियोफेज ने ग्रो किया तो उन बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर ये फास्फोरस मौजूद थी। यानी एक प्रोटीन में सल्फर मौजूद है रेडियो एक्टिव, और दूसरे के डीएनए के अंदर फास्फोरस रेडियो एक्टिव मौजूद है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, यानी इसका ओवरऑल ग्रुप 1 के अंदर प्रोटीन रेडियो एक्टिव है और ग्रुप 2 के अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव है। क्लियर? अब जब लेवलिंग कर ली तो उन्होंने फिर इन दोनों ग्रुप के बैक्टीरिया को अलग-अलग, आप कह सकते हैं यहाँ भी फिर 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट, दूसरे ग्रुप को अलग से बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करवाया गया। तो बैक्टीरिया के ऊपर जो ही बैक्टीरियोफेज आके बैठता है तो बैक्टीरिया में घबराहट सी, एजिटेशन आ जाती है, वो फ़ौरन ही कोशिश करता है कि उस बैक्टीरियोफेज को रिमूव कर दे। लेकिन इतनी देर में वो अपना डीएनए को इसमें इंसर्ट कर चुका। अगर आपको बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल याद हो बैक्टीरियोफेजेस का, तो जो बैक्टीरियल के प्रोटीन कोट हैं वो बाहर रहते हैं और उसका डीएनए अंदर जाता है, जो होस्ट के जो डीएनए है उसका कंट्रोल संभाल के नई वैरायटीज़ बनाते हैं। तो यहाँ भी ये हुआ कि जो बैक्टीरियोफेज ऊपर बैठे उन्होंने अपना डीएनए तो इंसर्ट कर दिया, लेकिन बैक्टीरिया की एजिटेशन की वजह से प्रोटीन कोट रिमूव हो गया। अच्छा, अगर प्रोटीन कोट रिमूव हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस ग्रुप के अंदर, अगर हम इन 2 ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप में प्रोटीन क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेड कलर रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। इस ग्रुप के अंदर डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब अगर आप देखें तो इस ग्रुप में प्रोटीन बाहर रह गई, डीएनए अंदर चला गया। इस ग्रुप के अंदर जो प्रोटीन बाहर रह गई, डीएनए अंदर चला गया। बैक्टीरिया ने जब एजिटेशन शो की तो बैक्टीरिया ने प्रोटीन कोट को तो रिमूव कर दिया, ये प्रोटीन कोट को, लेकिन डीएनए अंदर जा चुका है। तो अगर हम देखें अब ये जो प्रोटीन कोट, अब बैक्टीरिया किसी ना किसी मीडियम के अंदर मौजूद ग्रो कर रहे हैं ना, बैक्टीरिया भी बगैर मीडियम के तो ग्रो नहीं कर सकता। तो जो प्रोटीन कोट ग्रुप 1 के अंदर है, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है और वो मीडियम में फिर रहे हैं, अंदर तो गए नहीं है बैक्टीरिया को, मीडियम के अंदर फिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी है वो मीडियम के अंदर नज़र आई ग्रुप 1 के अंदर,
क्योंकि प्रोटीन कोट मीडियम में फिर रहे हैं और मीडियम के अंदर, प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है। तो जब हमने रेडियो एक्टिविटी को देखा तो वो हमें किस में नज़र आई? मीडियम के अंदर नज़र आई। दूसरे केस में क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डीएनए के अंदर, डीएनए अंदर चला गया। तो इसका मतलब है कि जब हमने बैक्टीरिया को देखा तो हमें बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नज़र आई, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नज़र आई। यानी इस एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो मीडियम में नज़र आए, क्योंकि प्रोटीन के अंदर था, तो आप कह सकते हैं मीडियम में फिर रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ कि जो डीएनए है वो चूँकि बैक्टीरिया के अंदर, तो हमने जब बैक्टीरिया को देखा तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नज़र आई, इसमें मीडियम में नज़र आई और इसमें बैक्टीरिया के अंदर नज़र आई। तो यहाँ से कंक्लूजन ये हुआ कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया में जाता है तो प्रोटीन को बाहर छोड़ देते हैं। अब यहाँ सिर्फ दो एलिमेंट हैं, एक प्रोटीन है, एक डीएनए है, ठीक है। अब प्रोटीन उसने बाहर छोड़ दी, डीएनए अंदर चला गया और उस डीएनए अंदर जाके मुकम्मल वायरसेस बनाए। मुकम्मल क्या बनाए? वायरसेस बनाए। अगर हमारे पास प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन को आगे ले जाने में रोल होता तो इस केस में प्रोटीन तो सारी बाहर रह गई, सिर्फ डीएनए अंदर गया और इसने पूरे वायरसेस बनाए। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन ने बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं लेकर गए प्रोटीन के कोट, क्योंकि अगर प्रोटीन के कोट इंफॉर्मेशन लेके जाते तो उनको भी अंदर जाना पड़ता ताकि पूरी इंफॉर्मेशन अंदर जाती, फिर पूरे बैक्टीरियोफेजेस इसमें भी बनते, यानी इसके अंदर भी बैक्टीरियोफेजेस मुकम्मल बनते, इसके अंदर भी। अब प्रोटीन सारे रह गए बाहर और सिर्फ डीएनए अंदर गए, इसके बावजूद अंदर पूरे बैक्टीरियोफेज बने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन सारी की सारी सिर्फ डीएनए लेके गया है। तो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन ले जाने में इस केस में कोई रोल नहीं है। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ी सॉलिड एविडेंस निकली कि जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला है, डीएनए एक्ट एज ए हेरिडिटी मटेरियल। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बैक्टीरियोफेज के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से दी गई। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात वो ये है, वो रेडियो एक्टिविटी के बाद दफ़ा पूछ लेता है कि जिस बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन यानी सल्फ़र रेडियो एक्टिव थी तो उसकी रेडियो एक्टिविटी मीडियम में मिली, और जिस ग्रुप के अंदर डीएनए यानी फास्फोरस रेडियो एक्टिव थी उसकी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर मिली, ठीक है। लेकिन इस डीएनए ने पूरी इंफॉर्मेशन चूँकि वो लेके गया है, सारे के सारे बैक्टीरियोफेजेस को बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए इंफॉर्मेशन ले जाने वाला है, इट एक्ट एज ए हेरिडिटी मटेरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि बाज़ दफ़ा आ जाता है कि डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल पर जिन साइंटिस्ट ने वर्क किया है अलहदा से पूछा जा सकता है, ग्रिफिथ ने क्या किया है, एवरी ने क्या किया है, और तीसरा हमारे पास मार्था चेज़ और अल्फ्रेड हर्शे ने क्या किया है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।